अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे, खैर आफियत से होंगे इंशाल्लाह। तो एक छोटा सी आप लोगों को रिकैप देता हूँ कि लास्ट वीडियो में हम लोग ने अल्हम्दुलिल्लाह ये इस्टेब्लिश कर दिए थे कि वेस्टर्न मीडिया इज़राइल के नैरेटिव को लेके कितनी बायस्ड है और पूरी कोशिश कर रही है कि पैलेस्टाइन को जो भी सपोर्ट आ रहा है उसको कम से कम दिखाया जाए, वहाँ पे जो जुल्म हो रहा है उसको कम से कम दिखाया जाए और इज़राइल के क्राइम को वाइट वॉश कर दिया जाए। बेसिकली इज़राइल के लैपडॉग्स कैसे बना जाए। एग्जैक्टली। तो इस वीडियो में, लास्ट वीडियो में एक्चुअली हम लोग ने आपको एक क्वेश्चन के साथ छोड़ा था कि 57 मुस्लिम कंट्रीज़ होने के बाद भी पैलेस्टाइन अब भी सफ़र क्यों कर रहा है। तो इंशाल्लाह इसी क्वेश्चन को डिस्कस करते हुए आगे बढ़ते हैं। जैसे भाई ने बताया कि 57 नेशंस है, मुस्लिम नेशंस, और वो कुछ नहीं कर रहे पैलेस्टाइन के बारे में। तो वो क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या वजूहात है, उसके ऊपर आएंगे इंशाल्लाह बाद में। लेकिन पहले 57 नेशंस एग्जिस्टेंस में कैसा है ना, वो डिस्कस कर लेते थोड़ा बहुत, ये नेशंस के कॉन्सेप्ट को इंशाल्लाह। ठीक है, ये बेसिक सबको पता होनी चाहिए बाय द वे। तो आज से 100-150 साल पहले तक का ये मामला नहीं रहा है। आज हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट्स फॉर्म हुई है, अलग अलग नेशंस है ना, 200+ नेशंस है, डेमोक्रेसी फॉलो की जा रही है, कहीं पर किंगशिप भी है, इजिप्ट। तो अलग अलग तरीके के लेजिस्लेशंस है मौजूद है, कॉन्स्टिट्यूशंस बनाए हुए हैं अलग अलग तरीके से। लेकिन आज से 100-150 साल पहले तक का यह मामला नहीं था। बिल्कुल। तो आज से 100-150 साल पहले तक का क्या मामला था, अगर हम देखेंगे जो कॉलोनाइजेशन भी रहा है ब्रिटिश के थ्रू, तो जिसके मुखालिफत की है, मुगल्स के कुछ एस्पेक्ट्स जो थे उनके तरफ से मुखालिफत हुई है, शिवाजी का जो रूल था उनके तरफ से, मराठा जो रूल रहा है उसके तरफ से मुखालिफत हुई है। ये सारे जो रूल्स है, अलग अलग जो डायनेस्टीज़ रही है, जैसे चाइना के अंदर भी रहा है, और ये सारे जो मतलब डायनेस्टीज़ रहे, अलग अलग इलाके रहे, इनका जो ज्यूरिसडिक्शन था, इनका जो रूलिंग सिस्टम था, पूरा ओवरऑल जो सिस्टम था वो आज के सिस्टम से बिल्कुल अलग था। 100%। तो जिसको हम बेसिकली डेमोक्रेसी से हम अलग कर रहे हैं, डेमोक्रेसी से अलग था। ठीक है, तो जब हम ये कह रहे हैं कि कैसे अलग था, तो हमको स्पेसिफिकली अगर हम देखेंगे तो हम इनको एम्पायर्स बोल सकते हैं ना। ये सिस्टम और वो सिस्टम अलग था। आज डेमोक्रेसी है, उस टाइम पर एम्पायर्स थे, वर्किंग ऑन द बेसिस ऑफ आइडियाज, नॉट ओनली ऑन द बेसिस ऑफ अ बाउंड्री। ठीक है, और बेसिक रूट में मतलब अगर हम देखेंगे तो वो जो बाउंड्रीज है वो कन्फाइंड नहीं थी कहीं पर भी, और वो कन्फाइंड बाउंड्री के तहत उनके अंदर कोई पर्टिकुलर, जैसे अगर हम कहेंगे उस बाउंड्री के रूटेड उनके अंदर कोई फेथ नहीं था उतना ज़्यादा। वो फेथ था जिससे उनकी बाउंड्रीज वर्क करती थी। ठीक है, तो एक्सप्लेनिंग इट अ बिट इन मोर डिटेल, जो आपने जुमला बोले ना, इसको मैं थोड़ा सा और वजाहत करता हूँ। हाँ। ये समझने के लिए कि ये जो मैंने कहा बाउंड्रीज थी, ये बाउंड्रीज फेथ नहीं डिसाइड करती थी, फेथ बाउंड्रीज डिसाइड करता था। हाँ। ठीक है, ये एक्सपेंशनिस्ट इन नेचर। हाँ, ठीक है, ये फेथ बाउंड्रीज डिसाइड करता था। पीपल वर यूनिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ एन आइडिया। ठीक है, बेसिकली रिलीजियस आइडिया, रिलीजियस आइडियाज। अब हम देखते हैं कि ये जो एम्पायर्स है, हाउ हैव दे पेरिस्ड, ये कैसे कोलैप्स कर गए, कैसे हट चुके। तो इसकी बहुत ही ताज़ा लेटेस्ट मिसाल अगर हमको देखनी है ना, एंड स्पेसिफिकली फॉर मुस्लिम्स, कि वो लोग जाकर ज़रूर ये बात देखें, ऑटोमन एम्पायर। ठीक है, अब ऑटोमन एम्पायर इज द ओनली एंटिटी फ्रॉम द मुस्लिम साइड टू हैव पार्टिसिपेटेड इन द वर्ल्ड वॉर वन। और उसको अगर मैंने ये जो कहा है कि ओनली मुस्लिम एंटिटी टू हैव पार्टिसिपेटेड बिकॉज इट वाज द ओनली लेजिटिमेट मुस्लिम अथॉरिटी इन दैट टाइम। ठीक है, अब वर्ल्ड वॉर वन में उसका पार्टिसिपेशन अभी तक और वैसी कोई लेजिटिमेट अथॉरिटी तो आई ही नहीं है। बिल्कुल, ऑन ए यूनिफाइड बेसिस। ठीक है, तो जब हम कह रहे हैं कि उस टाइम पे ऑटोमन एम्पायर ने पार्टिसिपेट किया है और उसके मुखालिफ जो लोग खड़े थे, एलाइड पावर्स जो थे, एक सेंट्रल फोर्सेस थी और एलाइड पावर्स जो थे उसके अंदर यूके, यूएस, फ्रांस, इटली, जापान, तो ये लोगों ने मिलके इंपीरियल जर्मनी, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर और ऑटोमन एम्पायर के खिलाफ ये मतलब इनके साथ में लोग ने जंग की है। ठीक है, अब ये जंग का रिजल्ट ये हुआ है कि ये लोग जंग हार गए, सेंट्रल पावर्स जंग हारते और जो एलाइड फोर्सेस है वो जंग जीतते। अच्छा, तो द डिफरेंशिएटिंग फैक्टर बिटवीन दीज टू पावर्स इज, बिटवीन दीज टू फोर्सेस वर रिलीजन एंड द सेक्युलर आइडिया। ठीक है, जो सेक्युलर आइडिया है वो कहता है हम सब भाई भाई, ये नहीं है। ठीक है, बिल्कुल। तो अगर हम बोलेंगे सेक्युलर, नॉट इन द टर्म्स विच द लेमैन अंडरस्टैंड्स, सेक्युलर इन टर्म्स
that God, the creator of humankind and everything, has no right in legislation. It is the people themselves who will decide कि क्या सही है क्या गलत है. मतलब भाई जो अब तक मेंबर से हमारे मौलाना वगैरह जो हम लोग को बताते आए हैं कि सेक्युलरिज्म का मतलब है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, तो इसका वो मतलब नहीं है. बिल्कुल इंसानियत के तौर पे अगर हम देखेंगे तो भाई भाई है, लेकिन सेक्युलरिज्म के डेफिनेशन में भाई भाई नहीं है. सेक्युलरिज्म का मतलब ये है कि रिलीजन को या बेसिकली गॉड एज एन एंटिटी जो गवर्न करती है ह्यूमन लाइफ को, उसको अलग कर दो और ह्यूमंस खुद ही डिसाइड कर ले. इसको सिंपल बोलो कि ह्यूमंस खुद ही डिसाइड कर ले कि हाउ वी हैव टू लिव. मतलब वही बेसिकली एक लाइन में इसको बोले ना कि जिसने तुमको बनाया है वो तुम्हें नहीं बताएगा कि जीना कैसे है. हम जो ऑलरेडी बन चुके हैं हम डिसाइड करेंगे हमारे लिए क्या अच्छा है. जिसने बनाया है हम उसकी बात नहीं सुनेंगे. सिंपल बात ये है. बिल्कुल. तो इससे पहले कोई ये उंगली उठाए कि वो तुम तो ये बोलो कि हम सब एक साथ नहीं रहे, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि सेक्युलरिज्म का मतलब ही वो नहीं है. मतलब बेसिकली जो एम्पायर्स के टाइम पे लीगल इलीगल हराम और हलाल ये लेजिस्लेशन सब अपनी अपनी किताबें या अपने अपने भगवान से लेते थे. राइट नाउ ऐसा नहीं है. जो गवर्नमेंट्स फॉर्म हो गई है, अब जो इसके अंदर रूल कर रहे हैं इंसान वो डिसाइड करेंगे कि हलाल क्या है, हराम क्या है, लीगल क्या है, इलीगल क्या है. बेसिकली ये सेक्युलरिज्म है. बिल्कुल. अच्छा, अब ये बताने के साथ साथ मैं एक बताना चाहूँगा कॉन्सेप्ट ऑफ आइडियाज़. ठीक है, एक मतलब आइडियाज़ दो तरीके के हो सकते हैं. एक हम कह सकते हैं एक सुपीरियर डोमिनेंट आइडिया होता है जो क्लेम करता है ट्रुथ कि भाई ये आइडिया जो है वो सही है और इसके जो मानने वाले हैं उस आइडिया को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं. दूसरी तरफ वो आइडियाज़ होते हैं जो डोरमेंट होते हैं या सबऑर्डिनेट नेचर के होते हैं. उनका नेचर ये होता है कि ठीक है हम किसी भी आइडिया के साथ में अलाइन कर सकते हैं या उनके अंडर रह सकते हैं, सब्जुगेट हो सकती है किसी के भी अंडर. ठीक है, तो ये वो आइडिया, जैसे इसकी मिसाल मैं देता हूँ बुद्धिज्म से, कि एक कोई भी इंसान बुद्धिस्ट हो सकता है. ठीक है, लेकिन कोई भी इंसान मुस्लिम नहीं हो सकता. ठीक है, फॉर बीइंग अ मुस्लिम दैट पर्सन हैज़ टू सबमिट हिज विल टू गॉड. लेकिन बुद्धिज्म में ऐसा मामला नहीं है. ठीक है, there may be certain aspects that I don't know, लेकिन मेजरली अगर हम देखेंगे तो यही है कि जो by an idea Buddhism is not a dominant idea. ठीक है, whereas the other ideas, religious ideas, they are dominant in nature and they claim to be true for all of humanity. ठीक है, अब दूसरी तरफ इन सब आइडियाज, रिलीजियस आइडियाज के मुखालिफ कॉन्ट्ररी द सेक्युलर लिबरल आइडिया इज देयर, जिसके टॉर्च बेयरर्स थे यूके यूएस हम कह सकते हैं, एंड द सुपर पावर्स ऑफ दैट टाइम बैक इन द वर्ल्ड वॉर वन. ठीक है, जब ये लोग वर्ल्ड वॉर वन करने का इनका जो मैं कह सकता हूँ अल्टीरियर मोटिव जो रहा है ना, व्हाट आई फील एंड दैट कैन ऑल्सो बी साइटेड बैक इन हिस्ट्री, कि they wanted their only dominant opponent as a religious authority, that is the Ottoman Empire, to be abolished and to be destroyed forever and all. सही. ठीक है, कि हमेशा के लिए इसको ख़त्म कर दिया जाए. और मतलब अल्लाह की मर्जी से वो लोग सक्सीड कर गए. और ये हमारे व्यूवर्स को ना जानना ज़रूरी है, जो जैसे भाई ने शुरुआत में बोले, खास करके हमारे मुसलमान व्यूवर्स को, बिल्कुल, कि जो कौम अपनी हिस्ट्री से कट जाती है ना, तो फिर वो कौम का ना मुस्तकबिल भी थोड़ा डॉजी और शेडी रहता है. थोड़ा या पूरा. तो इसके लिए ना हमारी हिस्ट्री को जाने कि आखिर क्यों इतना डरते थे ये गोरे ऑटोमन कैलिफेट से. ठीक है, क्या था ऐसा कि भाई ये इनका गिरना ज़रूरी था ताकि वो लोग गालिब आ सके इस दुनिया पर. बिल्कुल. ठीक है, और इसकी क्या हिस्ट्री है, इस्लाम में इसकी क्या लेजिटिमेसी है, ऐसा क्यों कहा कि वही एक लेजिटिमेट अथॉरिटी, अब जो मुसलमान हुक्मरान है वो लेजिटिमेट अथॉरिटी नहीं है, ऐसा क्यों बोल रहे हैं हम. इसमें एक और क्वेश्चन जो है अनएड्रेस्ड रहेगा, जो आपने शुरू में बात की है भाई, कि जो नेशंस है वो आए कहाँ से. बिल्कुल, अभी ये हम देखेंगे. अभी ऑटोमन एम्पायर, ठीक है, इतना बड़ा एम्पायर है. ऑटोमन एम्पायर को छोड़ दो या कोई और भी, मतलब कोई और भी एम्पायर को देख लेते ना, तो उसमें से हम देखते हैं कि जब वो एम्पायर्स ख़त्म किए गए बाय द सेक्युलर सिस्टम, बाय द सेक्युलर इम्पीरियलिस्ट सिस्टम, तो उसमें हुआ ये है कि अलग अलग कंट्रीज़ फॉर्म हुई है. ठीक है, सेम हुआ ऑटोमन एम्पायर के साथ भी, कि ऑटोमन एम्पायर ये अबॉलिशमेंट के बाद, या ऑटोमन एम्पायर जब वीक भी हो रहा था, जब वो अपने एरियाज़ खो रहा था, तो जितने भी कॉलोनियलिस्ट फोर्सेस थी वो उनके एरिया को कॉलोनाइज कर रहे थे. अब जब कॉलोनाइज कर रहे थे तो लिटिल बाय लिटिल व्हाट दे डिड वाज कि उनके अंदर वो नेशनलिज्म की हवा फूंक दी गई, असबिया जिसको हम कहते हैं इस्लाम में. ठीक है, ओके. तो असबिया की जब हवा फूंक दी गई है उनके ट्राइबलिज्म की, कि आप किसी एक लैंग्वेज के बेसिस पे डिवाइड हो जाओ, या आप किसी एक रीजन के बेसिस पे डिवाइड हो जाओ, या फॉर एनी रीजंस कि आप किसी ना किसी तरह आपके अंदर वो डिवाइड एंड रूल करने वाली डिवाइड एंड रूल अलग अलग तरीके से किया गया इन गोरों ने, रेस, कल्चर, किसी को रिलीजन के बेसिस पे, किसी को बाउंड्रीज के बेसिस पे. तो सेम ये यहाँ पर भी, यूरोप के अंदर भी यही हुआ है. क्योंकि यूरोप तो अपने आप को एज अ क्रिश्चियन एंटिटी डिनोट करता था
बैक इन हिस्ट्री, लेकिन आज वैसा नहीं है। आज वो लोग अलग अलग लैंग्वेजेस की बेसिस पे भी डिवाइडेड है, अलग अलग जोग्राफिक लोकेशंस की बेसिस पे भी डिवाइडेड है। तो ये होता है सेक्युलर तबका की जो आपको डिवाइड कर देता है। इस बेसिस पे यूनाइट करने के लिए कहता है कि हाँ इंसान है, लेकिन डिवाइड भी कर देता है। तो बेसिकली करप्ट इन इट्स होल आइडिया। वेयरएज द मैटर विद रिलीजियस आइडियाज इज कि ऑटोमन एम्पायर ने मुसलमानों को तो यूनाइटेड रखा था। अब ये इसी के लिए मैंने आइडियाज़ को एड्रेस किया कि अब वो आइडिया, ये जो ऑटोमन आइडिया ऑफ इस्लाम की जो सेंट्रलिटी ऑफ इस्लाम थी, वो इनके सबसे बड़े एनिमीज थे सेक्युलर आइडिया के। सो दे वांटेड इट टू अबॉलिश। और जब वो कमज़ोर हुआ, सो दे स्टार्टेड डिवाइड एंड रूल पॉलिसीज, एंड फ्रॉम दैट नेशन स्टार्टेड टू इमर्ज। मिसाल के तौर पे हम कह सकते हैं कि इजिप्ट वॉज अ वेरी अर्ली नेशन दैट सेपरेटेड फ्रॉम द ऑटोमन एम्पायर। फिर उसके बाद में हम देख सकते हैं कि जॉर्डन रहा है, सीरिया है, इराक है, हिजाज का एरिया है, दैट कम्स अंडर द लेजिस्लेशन ऑफ सऊदी अरेबिया टुडे। ठीक है, अब जब हम ये सब कहते हैं ना कि ये सारा एरिया मेजरली गवर्न था ऑटोमन एम्पायर से, अब इसके अंदर अलग अलग रूलर्स आ गए, तो हवा से तो नहीं आए ये लोग। ठीक है, ये आए हैं खुद के अपने मुसलमान लोगों की ट्रचरी की वजह से, धोखेबाजी की वजह से, और दुश्मनों की चाल से भी। ठीक है, यहाँ पर एक इस चीज़ के लिए हाँ बस ये लोगों को हिस्ट्री प्लग दे देते क्या इसके बिल्कुल। जो हम बात कर रहे हैं, तो आपको क्या टॉपिक ढूंढना है जाकर पढ़ने के लिए। Exactly. तो हम ये अर्ज करेंगे कि आप जाकर पढ़े बेलफोर डिक्लेरेशन के बारे में, बिल्कुल, आप जाकर पढ़े शरीफ हुसैन के बारे में, शरीफ ऑफ मक्का, लॉरेंस ऑफ अरेबिया कौन था, ये इन लोगों के बारे में जाकर पढ़े, ताकि आपको पता चलेगा कि जो जुल्म और जो धोखाधड़ी ये गोरे करे हैं, इवन साइक्स एंड पीको अग्रीमेंट के बारे में, तो जाकर पढ़े और ये सोचे कि हमने इस टॉपिक को फ़लस्तीन वाली टॉपिक में क्यों लाया, इस फ़लस्तीन सीरीज़ के अंदर हम लोग इस सारी बातों को क्यों लेकर आ रहे। तो ये सब जाके पढ़ना ये आपका काम है इंशाल्लाह। बिल्कुल। मैं इसको थोड़ा सा ब्रीफ में डिस्कस कर लूँगा कि पैलेस्टीन के टॉपिक में लाना ज़रूरी क्यों था। क्योंकि जिस तरीके से इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया ये नेशन बन सकते थे ना, तो उसी तरीके से पैलेस्टाइन भी एक नेशन बन सकता था, लेकिन नहीं बना है। ठीक है, अब इसके अंदर जो सबसे अच्छा इंटरेस्टिंग पॉइंट जो है ना, सबसे हिपोक्रेसी भरा पॉइंट, वो ये है कि वर्ल्ड वॉर 1 के बाद में जब दुनिया ने बहुत बड़ा नुकसान देखा है जान माल का, तो उसके बाद एक अथॉरिटी बन रही है लीग ऑफ नेशंस नाम की। ठीक है, अभी लीग ऑफ नेशंस देखो यहाँ पे आ चुका है कॉन्सेप्ट ऑफ नेशंस इनटू पिक्चर। ठीक है, अब लीग ऑफ नेशंस हम कंसिडर कर सकते हैं इस बॉडी को इस तरीके से कि वो एक्नॉलेज कर सकती है कि कोई नेशन एक नेशन है। ठीक है, कि ये एरिया इस नेशन को बिलोंग करता है, ये एरिया उस नेशन को बिलोंग करता है। ठीक है, अच्छा ये बनाने वाले ना, नेशंस बनाने वाले, जैसे भाई ने बताया कि साइक्स और पीको एक फ्रेंच और एक यूके का बंदा है, यूके के बंदे ये लोग आके बैठते हैं एक टेबल पे, चाय के टेबल पे आके बैठते हैं, ऑटोमन एम्पायर के मैप को बिछाते हैं, बेसिकली मुस्लिम उम्मत की मैप को बिछाते हैं, और पेन लेके बस ऐसा ड्रॉ कर देते हैं कि ये तेरा, ये मेरा, ये इसका, ये उसका, और ये सारी प्लानिंग हो रही है, ये वेल प्लान्ड सारी चीज़ है, और इसको उसी तरीके से एग्जीक्यूट किया जा रहा है बाय लाइक inciting the revolution in Turkey itself, by making the Ottoman Empire come down to the Republic of Turkey. और ये जो आपने कॉन्सेप्ट यूज़ किया ना नेशनलिज्म का, एंड डिवाइडिंग पीपल ऑन द बेसिस ऑफ बाउंड्रीज, नेशंस एंड रेस ऑल्सो, ये शरीफ ऑफ मक्का की स्टोरी के अंदर ना ये कहीं ना कहीं मैंने पढ़ा है कि ये है कि यार तुम तो हिजाज के हो, बिल्कुल, और तुर्कियों का रूल है खिलाफत, अभी जो कैलिफेट और तुर्कियों की कैसे हो सकती है, यहाँ पर तो तुम्हारा राज होना चाहिए, अरबियों का राज होना चाहिए। प्रॉफिट अरबी थे, अजमी का खलीफा हो सकता है। बात ये इंसाइटमेंट है ये सारी, बिल्कुल, है ना। तो ये उसको यूज किया इन लोगों ने, और हमेशा हाँ सेम हमारे साथ भी ये किया है। Exactly. हम तो इनके सबसे बड़े विक्टिम्स में से एक विक्टिम्स है इन दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। सही, कि किस तरीके से हमको डिवाइड किया हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, सो वी कैन रिलेट वेल। तो जब इनको डिवाइड करने के बाद है ना, जब जॉर्डन को एज अ कंट्री एक्सेप्ट किया गया, सीरिया को एज अ कंट्री एक्सेप्ट किया गया, आज पैलेस्टाइन की हालत ये है ना कि पैलेस्टाइन इवन क्राइज फॉर द मेंबरशिप ऑफ द यूएन। लीग ऑफ नेशंस वो बॉडी है जो पीस एंड हार्मनी मेंटेन करने के लिए, देख रेख करने के लिए बनाई गई थी, लेकिन लीग ऑफ नेशंस के होते हुए वर्ल्ड वॉर 2 भी हो जा रही है। भाई बोलते हैं ना ऐसे, ओह उनको तो रियलाइज हुआ, अरे यार बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया, चलो फिर से पीस लेकर आते हैं। लीग ऑफ नेशंस की जो सारे क्या बोलेंगे चार्टर था, उसको तोड़ने वाले उसके इन्फ्लुएंशियल मेंबर्स थे, बेसिकली यूके,
फ्रांस और जापान। जापान, ये लोग विनिंग साइड वाले थे बिल्कुल। और इन लोग को लगा, इन लोग को फिर से अपने इंटरेस्ट दिखने लगे, तो लोगों ने रखते लीग ऑफ नेशन को साइड में, वापस से नया काम डालते, इंशाल्लाह फिर से एक्टिंग करेंगे। और लोगों को ना पता नहीं, मतलब अल्लाह करे कि लोग जागे और सोचे कि यार यूके, यूएस और जो भी उसकी टॉप मेंबर कंट्रीज है, मेंबर स्टेट्स है, परमानेंट मेंबर्स, तो अब इन कुछ देशों के पास ये ताकत क्यों है कि वो डिसाइड करेंगे कि यार इस अर्थ पे ये जो जगह है ना, इसको हम नेशन बोलेंगे, और अगर हम इसको नेशन नहीं बोल रहे ना तो मतलब ये मतलब इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये किसी और चीज़ का पार्ट बन के रहेगा। उनके लोगों को अच्छा लगे या अच्छा ना लगे। तो ये ना आमिर भाई, ये आता है उस कॉन्सेप्ट ऑफ आइडिया से कि ये उनका आइडिया जब डोमिनेट कर रहा है ना, सो बाय डिफॉल्ट जो अदर आइडियाज है ना, जो कमजोर है, वो बाकी सब सबऑर्डिनेट है, उनको चुपचाप सुनना पड़ेगा। एग्जैक्टली। either your idea comes over, overtakes them and dominates, fights against your oppression, या तो आप चुपचाप सहते रहो, आप वो वीटो करेंगे, आप चुपचाप बैठना, वो वीटो करेंगे, आप चुपचाप बैठना। सेम चीज़ हुई ना कि जब यूएन वापस से फॉर्म हुआ, लीग ऑफ नेशंस से हट के वर्ल्ड वॉर 2 होने के बाद में यूएन फिर से फिर यूनाइटेड नेशंस नेशंस फिर से एक्टिंग करेंगे। हाँ, फिर से एक्टिंग करेंगे और वही सारे उसूल, इन एन अटेम्प्ट टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी एंड टू अचीव कोऑपरेशन। हाँ, हिरोशिमा नागासाकी कर देंगे और पीस अटेंड करेंगे। तो जैसा भाई बता रहे थे ना कि जो आइडियाज़ है वो सिर्फ फिजिकल लैंड पे कॉलोनाइज नहीं किए, हालांकि हमारे जहनों पे लोग ने कॉलोनाइज किए हुए, कि इतनी एक्टिंग करने के बाद फिर से यूएन खुलते और दुनिया फिर से इनके दरवाजे पे आती कि हमको रिकॉग्नाइज करो। अब यूएन जिनको रिकॉग्नाइज करेगा वो नेशन है। तो इस तरह से लोग ने आज तक हमारे जहनों को डोमिनेट करते हुए आ रहे हैं। अच्छा, 5 गुंडे मिलके एक यूएन बनाते हैं। एग्जैक्टली मतलब वो सारे कल्प्रिट वर्ल्ड वॉर 1 के और वर्ल्ड वॉर 2 के, इनको अचानक से फिर से लगता है कि नहीं यार बहुत खून बह गया है, कुछ अच्छा होना चाहिए दुनिया के लिए, मतलब बहुत ज़्यादा हम लोग ने एक्सप्लॉइट कर दिए, चलो कुछ करते दुनिया अब एक्सप्लॉइट करते, लेकिन लोगों को पता ना चले कि हम एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। बात ये है असल में। और आयरनी ये है ना कि अगर हम कह ले कि अगर 70% ऑफ द वर्ल्ड भी आज अगर बिलीविंग है, किसी फेथ या रिलीजन से अपने आप को एस्क्राइब करता है, फिर भी दे आर डोमिनेटेड बाय सेक्युलर आइडिया, लिबरल आइडिया, कि वो लोग रूल डिसाइड करेंगे। वो लोग जब तक आपको लेजिटिमेट ना बोल दे तब तक कि आप इलीगल हो, ठीक है। वो लोग आपको वीजा ना दे दे तब तक कि आप आ नहीं सकते कहीं पे। मतलब पूरी तरीके से उन लोगों ने आपके गले में रस्सी डाल दी है। Exactly. आप मालाएं जपते रहो। डेमोक्रेसी का उन लोगों ने वो पिला दिया नशा कि यार हम देखो लोगों को कितना राइट देते हैं, बिल्कुल, कि जो ज्यादा लोग ने डिसाइड किया वही होगा। तो मैं ना हर उस बंदे से पूछूंगा जिसको एडवोकेट करता है, एक सेक्युलर कंट्री के अंदर अगर 70% से ज्यादा लोग ये बोले कि यार हमको ना रिलीजियस कंट्री चाहिए, तो सेक्युलरिज्म अलाउ करेगा क्या उस चीज को? नहीं करेगा। वही तो हिपोक्रेसी है ना उस सिस्टम की। एग्जैक्टली। नहीं, यहाँ पर एक और चीज़ ये एड्रेस करना ज़रूरी और हाईलाइट करना भी ज़रूरी है, ये कि द आइडिया ऑफ रिलीजन हैविंग नो पॉलिटिकल साइड इज ऑल्सो अ ड्रॉबैक, ठीक है। अक्सर लोग समझते हैं कि रिलीजन के पास में पॉलिटिकल साइड कुछ भी नहीं है, वेरस जो रिलीजन का बेसिक जो मफहूम जो है, मीनिंग जो ये है कि रिलीजन इज समथिंग दैट गिव्स यू द वे ऑफ लाइफ ऑन ऑल एस्पेक्ट्स, ऑन ऑल लेवल्स। आपको पॉलिटिकल साइड भी बताएगा, आपको सोशल साइड भी बताएगा, आपको इकोनॉमिकल साइड भी बताएगा। वो ये ना अनफॉर्चुनेटली हमारे खास करके मुसलमान तबके को ना वो बताया ही नहीं है कि इस्लाम जो मुकम्मल ज़ाब्ता है हयात है, अल्लाह ताला ने आपको किसी भी उसके अंदर अंधा नहीं छोड़ा। आपको अगर अपने पर्सनल लाइफ में कैसा जीना है वो बताया, तो एक माशी लेवल पे, एक सोसाइटल पॉलिटिकल लेवल पे क्या करना है, आपको इकोनॉमिकली क्या करना है, वो सब कुछ अल्लाह ताला ने बताया दिया। लेकिन हमको बचपन से वही नहीं बताया गया कि इसको देखना कैसे है इस्लाम को। एग्जैक्टली। एक मस्जिद के अंदर बंद करके रख दिया गया। दैट इज व्हाट सेक्युलरिज्म इज, एंड दैट इज व्हाट सेक्युलरिज्म वांट्स। बिल्कुल। प्रॉब्लम ये है कि दे वांट यू टू थिंक कि हम बता रहे पॉलिटिकली कैसा चलना है, रिलीजन आप मस्जिद के अंदर रखो, ठीक है, उससे बाहर मत निकलने देना, क्योंकि हम बताएंगे सही गलत क्या। नहीं, ये लोग बहुत ही खूबसूरती से बोलते हैं ना कि खूबसूरती से बोलते हैं कि रिलीजन इज फेनेटिसिज्म, है ना, रिलीजियस फेनेटिक्स हियर एंड देयर, कि एकदम मतलब डिस्ट्रक्टिव मेंटालिटी रखने वाले, प्रोग्रेसिविज्म से चिढ़ रखने वाले। अरे यार आप लोग इतने प्रोग्रेसिव हो तो ठीक है यार, बचा लो पैलेस्टाइन को, बचा लो कुरैशी को। अब यहाँ पे ना भाई हम लोग इस पे अलहमदिल्ला तुमने बहुत अच्छे से बताया कि नेशंस कैसा बीइंग में आए और कैसा इनके अंदर एक कमज़ोरी है जिसकी वजह से लोग अपने इंटरेस्ट की वजह से पैलेस्टाइन तक नहीं पहुँच सकते, क्योंकि इन लोग अपने आप को रिकॉग्नाइज करने के लिए किसी और के दरवाजे पे जा रहे हैं। बिल्कुल। तो इतने लाचार लोग पैलेस्टाइन को नहीं बचा सकते, एक तो ये उसूल है। दूसरा,
अभी हम लोग देखेंगे कि जो यूएन फॉर्म भी है वो कितना इनकन्सिस्टेंट है अपने प्रिंसिपल्स में। लीग ऑफ नेशन के फेलियर के बाद यूएन बना था ताकि जो जिस चार्टर को लीग ऑफ नेशन फेल हो गया था उसको फिर से अपहोल्ड किया जाए, और इसमें वापस से इन्फ्लुएंशियल मेंबर्स वही थे जो विनिंग साइड पे थे। और 1945 में यूएन फॉर्म होता है। 1948 में यूएन एक कन्वेंशन पास करता है जिसका नाम है कन्वेंशन ऑफ द प्रिवेंशन एंड पनिशमेंट ऑफ द क्राइम ऑफ जेनोसाइड। तो इसके अंदर बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, मैं सिर्फ आपको एक 4 आर्टिकल इसके रीड करके बताता हूँ कि अपने आप में कितना स्ट्रिक्ट आर्टिकल है ये, और अगर यूएन ईमानदारी से अगर इसको लागू करती है तो शायद मसले हल हो सकते हैं, लेकिन क्यों नहीं करेगी इंशाल्लाह मैं आप लोगों को रीड करके बताता हूँ। आर्टिकल 1 में यूएन इसमें लिखता है कि द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज कंफर्म दैट जेनोसाइड वेदर कमिटेड इन टाइम ऑफ पीस और इन टाइम ऑफ वॉर is a crime under international law which they undertake to prevent and to punish। मतलब सिर्फ वॉर के टाइम अगर कोई जेनोसाइड कर रहा है तो हम लोग उसको भी जेनोसाइड तस्लीम करेंगे। कोई ये जस्टिफाई नहीं कर सकता कि वॉर हो रही है। वॉर के अंदर जेनोसाइड भी जेनोसाइड है और पीस के दौरान जेनोसाइड भी जेनोसाइड है, इतना क्लियरली स्टेट किया है यूएन ने। आर्टिकल 2 में कन्वेंशन प्रेजेंट करता है कि जेनोसाइड का मतलब क्या है, हम लोग कब किस एक्शन को ये डिटरमाइन करेंगे कि हाँ जेनोसाइड हो रहा है। तो इतना स्पेसिफिकली यूएन अपने कन्वेंशन में उसको स्पेसिफाई करती है। लिखता है कि किलिंग मेंबर्स ऑफ द ग्रुप, कॉजिंग सीरियस बॉडीली और मेंटल हार्म टू द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप, डेलिबरेटली, तीसरा डेलिबरेटली इन्फ्लिक्टिंग ऑन द ग्रुप कंडीशंस ऑफ लाइफ कैलकुलेटेड टू ब्रिंग अबाउट इट्स फिजिकल डिस्ट्रक्शन इन होल और इन पार्ट, फोर्थ imposing measures intended to prevent births within the group, और लास्ट forcibly transferring children of the group to another group। ये सारी चीज़ आज पैलेस्टाइन में हो रही है, सारी चीज़। तो मतलब सिर्फ यहीं पर हुई नहीं है, और भी कई बहुत सारी जगह पर हो चुकी है जो ये लोगों ने इनके फॉर्मिंग मेंबर्स यूके, यूएस, फ्रांस, रशिया, चाइना। एक्चुअली इसमें बता दूं कि इसमें जो जो चीज़ इन लोग ने मेंशन की है ना वो एक्चुअली सब कन्फेशन है। ये हम लोग कन्फेशन है कि हो चुका है हम लोग से, कोशिश करेंगे दोबारा अच्छा, ना। मतलब हम यूनाइटेड नेशंस के चार्टर को बोल सकते हैं कन्फेशंस ऑफ द क्रिमिनल्स। एग्जैक्टली। आर्टिकल 3 बताता है कि कौन से एक्ट पनिशेबल है। जेनोसाइड, कंस्पिरेसी टू कमिट जेनोसाइड, डायरेक्ट एंड पब्लिक इंसाइटमेंट टू कमिट जेनोसाइड, अटेम्प्ट टू कमिट जेनोसाइड एंड कॉम्प्लिसिटी इन जेनोसाइड। ये सारी चीज़ है, मतलब जेनोसाइड किया नहीं है अभी, सिर्फ कंस्पायर करना भी क्राइम है, या लोगों को इंसाइट करना वो भी क्राइम है, वो भी क्राइम तो है। बेसिकली इन उसूलों पे ना देखो कौन कौन लोग क्रिमिनल हो गए। इसराइल तो क्रिमिनल है ही है, नो डाउट। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखे तो इंटरनेशनल जेनोसाइड वॉच के अकॉर्डिंग इंडिया इज रीचिंग टू जेनोसाइड। कुछ 10-11 केसेस से स्टेज 8 पे आ चुकी है इंडिया के अंदर। लीडर्स ओपनली जेनोसाइड के लिए इंसाइट करते हैं, वो सारे लीडर्स भी क्रिमिनल हो गए। अभी की जो राइट विंग लीडिंग पार्टी है, जो रूलिंग पार्टी है बीजेपी, उस पर इतने एलिगेशन लग गए फॉर इंसाइटिंग जेनोसाइड, और वो करती भी है 100%। ठीक है। एक पूरे तबके को घुसपैठी बोल देना, ज्यादा बच्चों वाला बोल देना, मुस्लिम्स को, हाँ मुस्लिम्स को ना बोले ना, हाँ तो हमको टारगेट करे बेसिकली। तो अच्छा, अगर ये सारी चीजें वाकई में क्राइम है तो पनिश करने वाले किधर है? हाँ, इस पे आते हैं इंशाल्लाह। आर्टिकल 4 इतना क्लियरली स्टेट करता है कि आर्टिकल 4 करने के बाद भी जो भी यूएन का मेंबर है उसको डाउट ही नहीं होना चाहिए इसके अंदर। आर्टिकल 4 बताता है कि पर्सन्स कमिटिंग जेनोसाइड और एनी ऑफ द अदर एक्ट्स एन्यूमरेटेड इन आर्टिकल 3 शाल बी पनिश्ड वेदर दे आर कॉन्स्टिट्यूशनली रिस्पॉन्सिबल रूलर्स, पब्लिक ऑफिशियल्स और प्राइवेट इंडिविजुअल्स। मतलब अगर वक्त का प्राइम मिनिस्टर भी जेनोसाइड में कॉम्प्लिसिट है तो वो पनिशेबल है, कितनी भी मेजॉरिटी से आने दो, 400 पार भी हो रहा है तो भी पनिशेबल है। तो बात नहीं, असल में यही है ना, अगर आज बेंजामिन नेतन्याहू कि वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने अगर अरेस्ट वारंट निकाल भी दिया तो अरेस्ट करने जाएगा कौन? मुंबई पुलिस। एग्जैक्टली। तो इतने स्ट्रिक्ट आर्टिकल्स होने के बाद भी क्यों आज पैलेस्टाइन के अंदर हम लोग एक जेनोसाइड विटनेस कर रहे हैं? तो क्या खामी है? क्यों भी नहीं। अच्छा, ये कितना हिपोक्रेटिकल है, या ये इस सिस्टम की कितनी कमजोरी है कि किसी को बोल देगा भाई तू क्रिमिनल है, तूने जेनोसाइड किया,
और उसके बाद रफा में वो बच्चों को मार देता है और उसको बोलता है यार गलती हो गई, सॉरी, मिस्टेक। तो कहाँ इनका जस्टिस सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन में क्यों नहीं है, जबकि आपने घोषित भी कर दिया कि वो दोषी है। तो मैं आप लोग को एक चीज़ बताता हूँ, ये पूरे कन्वेंशन के अंदर जितने भी आर्टिकल्स लिखे हुए हैं इसमें कहीं मेंशन नहीं है कि यूएन इसमें जिस चीज़ को क्राइम रिकॉग्नाइज कर रहा है उसको पनिश करेगा कौन। ऐसी कोई बॉडी मेंशन नहीं है जो उसको पनिश करेगी। ऐसा कोई यूएन की कोई अलग से बॉडी फॉर्म नहीं हुई है जो पनिशमेंट को एग्जीक्यूट करेगी। तो सारी चीज़ पेपर पे है और ये बहुत बड़ी इनकन्सिस्टेंसी है। अगर इसी आर्टिकल्स को हम लोग मद्देनज़र रखते हुए अगर देखेंगे कि कौन कौन पनिशेबल है, तो यूएन के जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं ना, वो सारे क्रिमिनल हो जाते हैं और उनको कोई हक नहीं बनता है कि वो किसी को वीटो करे। बिल्कुल। और इसके अंदर एक बहुत ज़्यादा हाईलाइटिंग फैक्टर ये है, मतलब मैं चाहूँगा कि सब लोग गौर फिक्र करें इस बात पे कि जेनोसाइड और वॉर के बीच में डिफरेंशिएट करेगा कौन। एग्जैक्टली भाई ने जो बात बोले ना, शायद इसीलिए कोई बॉडी नहीं बनने दी उन लोगों ने जो जस्टिस लेकर आई थी। यार ये तो हमारे ऊपर ही घूम जाएगी। क्योंकि अगर वाकई में इसके हिसाब से भी अभी हम लोग असली जस्टिस की बात नहीं कर रहे, ये एक्टिंग वाला जो जस्टिस है, जस्टिस की मीठी गोली खिला दी है, वो ही अगर एग्जीक्यूट करने जाए ना तो हर यूरोपियन और अमेरिकन प्रेसिडेंट की गर्दन उड़ जाएगी अकॉर्डिंग टू यूएन। तो लेकिन बात रुकी नहीं। 1948 के कन्वेंशन के बाद भी साल 1995 और 1997 में दुनिया ने फिर से एक बार जेनोसाइड विटनेस किया रवांडा और बोस्निया के अंदर, और दोनों जगह लाखों की तादाद में इंसान मारे गए। बोस्निया के अंदर फिर से मुसलमानों का खून बहा है बहुत ज़्यादा तादाद में। और इसके बाद यूएन को लगा कि कुछ तो मिसिंग है, कुछ तो चुका है, फिर से एक एक्टिंग। यूएन अगेन अडॉप्टेड अ न्यू प्रिंसिपल, रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट principle to further prevent any atrocities or genocide from happening. But here we are witnessing a genocide again. So is UN making any sense? नॉनसेंस। Nonsense. अच्छा, इसमें यूएन की एक बहुत बड़ी फ्लॉ शायद लोगों को ना समझे। इसके यूएन का ना स्ट्रक्चर अगर लोग को समझ में आ जाए कि इसके ना 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं, ठीक है, और कुछ राउंड अबाउट 15 ऐसे मेंबर्स होते हैं जो चेंज होते रहते हैं, और फिर जितने भी 193 जितना भी नंबर है वो सारे यूएन के मेंबर स्टेट्स हैं, ठीक है। तो जब भी यूएन को कोई चीज़ मतलब वर्ल्ड स्टेज पर कोई एक डिसीजन लेना होता है तो वो उसकी वोटिंग होती है ऑब्वियसली, लेकिन इन 5 मेंबर स्टेट्स के अंदर से अगर किसी एक ने भी उस डिसीजन को वीटो कर दिया तो वो आगे नहीं बढ़ेगी वो चीज़, है ना। तो इसको एक सिंपल टर्म्स में अगर लोगों को समझाएं तो ये इस तरीके से हो गया कि समझ लो फॉर एग्जांपल 197 198 ने टोटल कंट्रीज है जो यूएन की मेंबर है, उसमें से 5 मेंबर स्टेट्स हैं। अगर 198 में से 197 ने ये बोला कि यार फ़लस्तीन को जो है ना अब सीज फायर कर दो, अब रोक लो, वहाँ पर बच्चों को मत मारो, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स बोलती है नहीं, सही, जो कि उसकी मेंबर स्टेट्स है, तो वो चीज़ नहीं होगी। और ये वो लोग हैं जो डेमोक्रेसी को प्रमोट करते हैं। डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स हम लोग बताएंगे कहाँ प्रैक्टिस होगा, हम लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे। हाँ, सिर्फ बताएंगे और तुमको गलत बोलेंगे अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हो तो। हम लोग को लग रहा है इराक में होना चाहिए तो इराक में WMDs दिख जाएंगे। सही। ये इसी के मैंने क्वेश्चन रेज किया ना कि वॉर और जेनोसाइड के बीच में फ़र्क कौन बताएगा। जब हम करेंगे तब वॉर होगी, जब कोई और करेगा तो जेनोसाइड होगा, और वो अगर जेनोसाइड करने वाला मेरे फेवर का तो उसको जेनोसाइड करने देंगे, अगर नहीं करने वाला तो इंटरिम गवर्नमेंट बना देंगे वहाँ पे। और वॉर हो रही है तो भाई वेपन्स तो बिक रहे हैं ना, फ़ायदा तो हो रहा है, होने दो। इधर में मेरे को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस याद आ रही है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया असहाब से कि एक वक्त आएगा कि उम्मत का हाल ऐसा होगा कि जैसे कि दस्तरखान पे खाना, और उस खाने पे लोग जो है कुत्ते की तरह झपटेंगे। तो असहाब ने फरमाया या रसूलल्लाह कि हम लोग उस वक्त बहुत कम होंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत तादाद में होंगे, इतनी तादाद की जैसे समंदर के अंदर झाग। तो असहाब कंफ्यूज, बोले इतनी तादाद होने के बाद भी क्यों नहीं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी रीज़न बताई कि तुम्हारे दिलों के अंदर वहन आ जाएगा। तो असहाब ने फरमाया या रसूलल्लाह वहन क्या होता है। तो रसूलुल्लाह ने फरमाया कि वहन वो होता है मौत से डर
और दुनिया से मोहब्बत। तो आज ये मौत का डर और दुनिया की मोहब्बत सिर्फ हुक्मरान तक लिमिटेड नहीं है। आज हम लोग को खुद का भी मुहासबा करना चाहिए कि हमारी क्या पोजीशन है, और इसका मयार जो है आप सब सेट कर दिए। 2 वेरिएबल्स पे अपने आप को टेस्ट करना है, मौत का डर और दुनिया की मोहब्बत। अगर ये वेरिएबल्स पे हम लोग फेल हो रहे हैं तो हम लोग भी कहीं ना कहीं कल्प्रिट है। डेफिनेटली। तो इंशाल्लाह इसके आगे बहुत सारी चीज़ है जिसमें हम लोग देखेंगे कि हाउ करंट गवर्नमेंट्स, सो कॉल्ड मुस्लिम गवर्नमेंट्स आर प्लेइंग देयर पार्ट इन दिस जेनोसाइड इंशाल्लाह। सो अब जैसे भाई ने बहुत अच्छा स्ट्रक्चर बताया कि नेशंस का एग्जिस्टेंस कैसे आया, और ये यूनाइटेड नेशंस जो कि है नहीं यूनाइटेड, ये वर्ल्ड को यूनाइट होने भी नहीं देगा। तो इसके अंदर अब ये मुस्लिम नेशंस, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन था कि मुस्लिम नेशंस ने पैलेस्टाइन को फेल क्यों किया, तो देखो पैलेस्टाइन के ऊपर जो अभी हो रहा है वो तो जेनोसाइड है, ये वाजे हो चुकी है ये चीज़, ठीक है, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। लेकिन अगर उसकी हेल्प करनी होती तो 2 सिचुएशंस होती हैं। किसी को किसी कमज़ोर की हेल्प करनी है लेकिन कर नहीं पा रहा क्योंकि वो खुद कमज़ोर है, ठीक है, या फिर किसी के पास ताकत तो है हेल्प करने की लेकिन वो करना नहीं चाह रहा। इन दोनों के अलावा और कोई मुझे वेरिएबल दिखता नहीं। सही, ठीक है। तो हम अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो मुसलमान हुक्मरान देश है क्या वो सच में कमज़ोर है लेकिन वो हेल्प करना चाह रहे, या फिर उनके पास ताकत तो है लेकिन उनके पास कुछ वजह है ऐसी जो कि फ़लस्तीन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए वो हेल्प नहीं कर रहे, ठीक है। तो फर्स्ट एग्जांपल इसके अंदर हम लेते हैं जिस देश से लोगों को सच में उम्मीद थी, सऊदी अरेबिया, ठीक है, और मोहम्मद बिन सलमान जिसको लोग अमीरुल मोमिनीन कहते हैं, ठीक है। अगेन लोगों को एक चीज़ पढ़ना है जाकर कि अमीरुल मोमिनीन असल में कौन है, एक असली लीडर ऑफ द मोमिन का रोल क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, वो जाकर आपको हिस्ट्री में पढ़ना पड़ेगा कि असली खलीफा कौन है, असली अमीरुल मोमिनीन कौन है, ठीक है। बेसिकली द स्टैंडर्ड्स ऑफ लीडरशिप प्रिस्क्राइब्ड बाय इस्लाम। एग्जैक्टली, एक इस्लामिक खिलाफत में एक खलीफा कौन होता है, बिल्कुल ठीक। एनीवेज कमिंग बैक, इस सिचुएशन के अंदर सऊदी अरेबिया से जो लोगों को उम्मीद थी वो तो अल्हम्दुलिल्लाह लोगों के सामने आ रही है उसकी हिपोक्रेसी। लेकिन क्या सच में सऊदी के पास ये भी तो हो सकता है कि पावर ना हो और वो हेल्प करना चाह रहा हो? तो इसके 2 एग्जांपल्स हैं और उसके बाद मैं लोगों पर डालूंगा इस चीज़ को डिसाइड करने कि क्या सच में पावर है या नहीं। तो फर्स्ट एग्जांपल इज़ अबाउट सऊदी एंड इट्स कॉन्फ्लिक्ट विथ द यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है। इट ऑल स्टार्ट्स विथ ओपेक। ओपेक क्या होता है? इट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ठीक है। इसके अंदर जो देश की मेजर इकोनॉमी जो है वो तेल से आती है, ठीक है, जो ऑयल एक्सपोर्टर्स है, रशिया हो गया, बहरीन, सऊदी, तो उनकी ऑर्गेनाइजेशन है और वो ऑयल प्रोडक्शंस पर जो है अपनी तरीके से फैसला करते हैं उनकी फेवर में क्या जा रहा है, उनके फेवर में क्या नहीं जा रहा है। तो हुआ यूँ कि एक वक्त में ओपेक नेशंस ने, और सऊदी और रशिया क्योंकि उसके प्रोमिनेंट मेंबर्स हैं, सऊदी और रशिया डिसाइडेड कि हम लोग ना ऑयल प्रोडक्शन को अब कम करेंगे, ठीक है। लेकिन एट द सेम टाइम दिस डिसीजन वाज नॉट इन फेवर विद बाइडेंस पॉलिटिकल प्लान, ओके, ठीक है। तो इसके रिस्पॉन्स में बाइडेन कहता है कि द डिसीजन जो सऊदी अरेबिया में, कोट वर्बेटम नहीं कर रहा हूँ मैं, बस मफहूम बता रहा हूँ इस चीज़ का, कि सऊदी ने ये जो डिसीजन लिया है ना बिन सलमान ने टू कट डाउन ऑयल प्रोडक्शंस, देयर आर गोइंग टू बी कॉन्सिक्वेंसेस। धमकी ओपन धमकी दे रहे, ठीक है। अब ये धमकी देने के बाद में कोई भी एक ऐसा देश जिसके पास ताकत नहीं है किसी ऐसे देश से धमकी सुनता है जो कि वर्ल्ड पावर है, अभी नॉट फॉर लॉन्ग इंशाल्लाह, ठीक है। तो इंशाल्लाह जब इस ऐसे देश से आप धमकी सुनते हो तो ऑब्वियसली कोई एक देश जो कमजोर है वो तो मान लेगा कि अच्छा ठीक है भाई मैं बढ़ा देता हूँ अपनी ऑयल प्रोडक्शन, ठीक है। लेकिन असल में इसका बरक्स हो गया। असल में क्या हुआ कि धमकी देकर बाइडेन को हो गए 8 महीने और ऑयल प्रोडक्शन हुआ नहीं, बढ़ा नहीं बिल्कुल भी, ठीक है। इनफैक्ट अनऑफिशियल रिपोर्ट्स में ये भी आता है कि मोहम्मद बिन सलमान वाज फ्यूरियस बिकॉज ऑफ दिस, ओके, ठीक है। तो धमकी तो हुई नहीं हुई, बाइडेन को पता था कि मोहम्मद बिन सलमान से वो पंगा नहीं ले सकते क्योंकि ऑयल प्रोडक्शन जरूरी है, और मोहम्मद बिन सलमान को भी ये चीज़ पता थी, इसीलिए तो ऑयल प्रोडक्शन बढ़ा नहीं, ठीक है। इनफैक्ट बाइडेन की ऑफिस के जो बहुत बड़े प्रोमिनेंट मेंबर्स हैं जैसे एंटनी ब्लिंकन और उनके CIA का जो डायरेक्टर है वो लोग सऊदी विजिट करते थे ड्यूरिंग दिस पीरियड। बेसिकली मोहम्मद बिन सलमान हैड द लेवरेज टू पुल दीस डॉग्स टू देयर, हाँ, he knows that he has leverage. Main point is this. अच्छा, सेकंड थिंग
कि ये ढकी छुपी बात भी नहीं रही, क्योंकि सऊदी के जो ऑफिशियल्स है वो लोग मीडिया चैनल्स पे ऐसे बयान दे रहे। In very short, we are used to this kind of language from the Obama era, and nothing happened. Obama was as much as he was against Saudi Arabia, he's the most American president that he actually visited Saudi Arabia. Two of them is actually to apologize, and we are used to it. This is an assessment that Biden he took initiative and he said it for the local consumption. As you know, and your viewers know, that we are approaching the midterm election, and the OPEC Plus reduction came in such a vital time, not to politicize any American or anything to do with America. It is basically pure for the interest of the OPEC Plus, but it did not resonate well with the internal politics of the United States, especially the Democratic Party and the extreme left. And we are used to it. I'm sure when he go back and he sits with his national security advisor and his cabinet and the people who really matters and really know what kind of relationship Saudi Arabia has and the United States, they will definitely shy away from this kind of statement. तो यहाँ पर ये ओपनली कह रहे हैं कि यार ये सब चीज़ें जो ये तो धमकी वमकी है पहले ओबामा के टाइम पे हमको मिलती थी, अभी भी मिल रही है, इतना कुछ वो नहीं है। बाइडेन को चाहिए कि अपने कैबिनेट के साथ बैठे और उनको पता चले कि यूएस और सऊदी का क्या रिलेशनशिप है, ठीक है। तो मतलब इनको इतना कॉन्फिडेंस है इस चीज़ पर कि ये अगर चाहे तो ऑयल, सिर्फ एक ऑयल को यूज़ करके, जो कि पास में सऊदी कर चुकी है, यूज़ करके ऑयल एम्बार्गोज लगाकर इन लोगों के साथ पंगा ले सकती है, लेकिन क्यों नहीं लेती, ठीक है। और ये तो चलो फिर भी एक अनऑफिशियल स्टोरी है, हालांकि ये जो बयान है वो अनऑफिशियल नहीं है, लेकिन हम एक ऑफिशियल स्टोरी पर जाते हैं, ठीक है, कि सऊदी की पंगा लेने की जो ताकत है वो कितनी छोटी बात पर है और किस लेवल तक जा सकती है। तो इसके अंदर हम एक स्टोरी है जो कैनेडियन एम्बेसडर था, कैनेडियन एम्बेसडर टू सऊदी अरेबिया, इट इज़ रिगार्डिंग दिस कि और इस सिचुएशन के अंदर कनाडा ने सऊदी की ह्यूमन राइट्स पॉलिसी को क्रिटिसाइज कर दिया। सिर्फ क्रिटिसिज्म पर मोहम्मद बिन सलमान ने कैनेडियन एम्बेसडर को 24 आवर अल्टीमेटम देकर कहा कि अब आप हमारे देश से बाहर जाओगे, ठीक है। अगेन द डिसीजन वाज टेकन कि कोई फ्लाइट टोरंटो टू सऊदी नहीं आएगी, सऊदी टू टोरंटो नहीं जाएगी, और ये सिर्फ माइंड यू एक क्रिटिसिज्म पर हो रहा है। एंड कनाडा बीइंग अ G7 कंट्री, कनाडा बीइंग वन ऑफ दोस टॉप डॉग्स। तो इसके अंदर सिचुएशन ऐसी है ना कि अगर आप सिर्फ एक स्टेटमेंट पर ऐसे स्टेप्स ले सकते हो, तो वहां पर इतने हजार बच्चे शहीद हो गए हमारे, आप एक एम्बेसडर नहीं भगा सकते थे, आप नॉर्मलाइजेशन के पीछे पड़े हो। बेसिकली उधर फिलिस्तीनी बच्चे मर रहे ना, इधर एमबीएस का ईगो हट हो गया। हाँ, अब तो हम मतलब ये तो 100% इंशाल्लाह क्लियर हो गया लोगों के माइंड में कि अगर ये चाहे तो स्टेप्स तो ले सकते हैं, ठीक है, तो स्टेप्स क्यों नहीं ले रहे, ये वजह जानना जरूरी है। तो ये वजह इसके अंदर ना बहुत बड़ा एक फैक्टर आता है अबाउट विजन 2030 वाहन 2030 तो इसके अंदर ना ये विजन 2030 क्या है, तो ये इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूँ अच्छे से। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कोई भी एक देश की इकोनॉमी जितनी डाइवर्स होती है ना, उस देश के सर्वाइव होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अब सऊदी अरेबिया के अंदर अल्लाह ताला ने तेल का जो इस तरीके का ख़जाना दिया है, मोहम्मद बिन सलमान ने उसके यार तेल तो हमेशा के लिए चलेगा नहीं, तो उसको अपनी इकोनॉमी को जो है डाइवर्स करना है। और डाइवर्सिफिकेशन के लिए क्या हो सकता है, टूरिज्म हो सकता है। एक तरफ फ़लस्तीनी शहीद हो रहे तो हम रियाद में कॉन्सर्ट कराएंगे क्योंकि लोग आएंगे, ठीक है, ये सारी चीज़ें हो सकती है। हमको फॉरेन इन्वेस्टमेंट चाहिए, और फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए हमको जो अभी वर्ल्ड में पावर में है उनकी गुड बुक्स में रहना पड़ेगा। तो अपनी इकोनॉमी को बचाने के लिए विजन 2030 का एक पार्ट ये भी है कि उस तरीके की डाइवर्सिफिकेशन हो सऊदी इकोनॉमी में। तो सिर्फ अपनी उस फेक बाउंड्री की इकोनॉमी बचाने के लिए one of the reasons why Saudi is not intervening with Israel is because they cannot afford to get into the bad books of USA, okay, ठीक है, क्या इकोनॉमी बचे। सेकेंड इज अ नेटो स्टाइल अग्रीमेंट। नेटो स्टाइल अग्रीमेंट जो लोगों को जानना है, नेटो अग्रीमेंट ऐसा रहता है कि जो भी कंट्री नेटो का पार्ट हो, तो एनी वॉर ऑफ अग्रेशन अगेंस्ट दैट वन नेटो कंट्री मीन्स इट इज अ वॉर ऑफ अग्रेशन अगेंस्ट ऑल द नेटो कंट्रीज। तो सऊदी उस नेटो कंट्री का पार्ट होना चाहता है, अगेन जिसका पार्ट है यूएस। The Saudi demands. They want a NATO-style deal from the US, basically an Article 5 commitment. What does that mean? What is an Article 5-like commitment? An attack on Saudi Arabia will be seen as an attack on America. That's what Riyadh wants. Will they get it? We'll have to wait and see. What about Palestine? It's part of the list of demands, but no one seems to be losing sleep over it.
The top priority is the Saudi-US Defense Pact. It was first discussed in 2022. That's when Joe Biden met MBS. तो मतलब बेसिकली ये लोग ये चाहते हैं बाय दिस न्यूट्रल स्टाइल एग्रीमेंट कि जो आले सऊद द सऊद फैमिली बी प्रोटेक्टेड एट एनी कॉस्ट्स सो दैट देयर अथॉरिटी कैन बी मेंटेन्ड फॉर लॉन्ग, मतलब जब तक कि आगे फ्यूचर में उनकी जो अथॉरिटी है उसको कोई खतरा ना हो, या जैसे कोई मिलिट्री coup ना कर दे उनको, कोई रेवोल्यूशन ना उठ जाए सऊदी के अंदर, या कोई भी मतलब अल्टीरियर थ्रेट भी हो उनको, तो उससे यूएसए उनको बचा ले। मतलब ये कितनी उल्टी चीज़ है जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में फरमा रहा है कि डू नॉट टेक डिसबिलीवर्स एज योर अउलिया। बिल्कुल, एक तरफ हमारे कलमा को भाई बहन शहीद हो रहे हैं और एक तरफ इनको जो चाहिए नेटो स्टाइल एग्रीमेंट ताकि ये सरवाइव कर सके आगे। नेक्स्ट लेवल हिपोक्रेसी है। मतलब आप सोचो ना, अपनी वो एक बिल्डिंग जो बना रहे वो ज़्यादा ज़रूरी हो गई उन हज़ारों बिल्डिंग्स से और उनके अंदर रहने वाले उन हज़ारों करोड़ों लोगों से। सिर्फ हमारी उस बाउंड्री की इकोनॉमी बचाई। यहाँ पे वो जो नेशनलिज्म का जो क्रिटिसिज्म आता है ना, वो सही आता है कि आप एक फेक बाउंड्री को बचाने के लिए, उसको थ्राइव कराने के लिए, एक इमेजिनरी लाइन को थ्राइव कराने के लिए आप अपनी बेसिक मोरालिटी को छोड़ देते हो। बेसिक मोरालिटी, नाउ द बाउंड्री इज डिसाइडिंग द फेथ, नॉट द फेथ डिसाइडिंग द बाउंड्री। 100%। अगर फेथ बाउंड्री डिसाइड कर रहा होता ना तो वल्लाही फलस्तीन का एक बच्चा नहीं मरता। और ये एक उसूल है ना जो मतलब लोगों को जानने के लिए कि वो जो सिस्टम था, जो ऑटोमन कैलिफेट का सिस्टम था, वो क्यों ज़रूरी था, और अगर वो होता तो आप खुद जाकर पढ़िए कि उस सिस्टम के अंदर क्या था, और वो सिस्टम अभी एग्जिस्टेंस में होता तो फ़लस्तीन का क्या सिचुएशन होती, वो लोग आप खुद अपना, अगर वो सिस्टम अभी होता तो आप खुद डिसाइड कर पाओगे। जस्ट टू रिकॉल द स्टेटमेंट बाय अ जू इन द प्रेजेंस ऑफ द सुल्तान अब्दुल हामिद, ठीक है, सुल्तान अब्दुल हामिद की प्रेजेंस में जाके एक जू कहता है कि हमको पैलेस्टाइन आप दे दो, हम आपके सारे कर्ज माफ़ कर देंगे, हम आपको वेल्थ दे देंगे, बहुत सारी चीज़ें आपको दे देंगे, टेक्नोलॉजी दे देंगे, ठीक है। तो अब्दुल हामिद का, सुल्तान अब्दुल हामिद रहमुल्लाह का स्टेटमेंट ये है कि नॉट अंटिल आई एम अलाइव। और अब आप देखो, कस्टोडियंस ऑफ अल अक्सा, हिजाज, कस्टोडियंस ऑफ हिजाज, ये लोग ने छोड़ दिए मरते हाल कि अपना देखो। मैं वही बोल रहा हूँ ना, अगर वो सिस्टम, वो खिलाफत का सिस्टम अभी होता तो सिचुएशन कैसी होती, ये तभी पता चलेगा लोगों को जब लोग जाके पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि सऊदी इज़ नॉट लेजिटिमेट अथॉरिटी इन इस्लाम, 100%। जॉर्डन इज़ नॉट, हालांकि वो उनका बादशाह हाशमी हो, बिल्कुल, ठीक है, ही इज़ नॉट अ लेजिटिमेट अथॉरिटी इन इस्लाम। जस्ट फॉर द इन्फॉर्मेशन ऑफ द ऑडियंस कि यार जब भी कभी इस्लाम को क्रिटिसाइज करने की कोशिश करो, आप कर सकते हो, क्रिटिकल लेंस से देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आपको समझ आए। सो नेवर मेक दीज और एनी ऑफ दीज कंट्रीज अ बेसिस टू क्रिटिसाइज इस्लाम। Yeah, exactly. ये लोग मयार नहीं है इस्लाम के लिए, ठीक है। दे आर ट्राइंग टू बी वन बट द प्रिंसिपल्स आर रॉन्ग, सो दे कैन नेवर बी वन, इंशाल्लाह। गोइंग फॉरवर्ड, ये तो हो गई सऊदी की बात, इंशाल्लाह एस्टेब्लिश हो गया कि उसके पास पावर है, नहीं, लेकिन नहीं करना उसको, ठीक है। अब हम बात करते हैं ऐसे देशों की जो मुसलमान हैं लेकिन बज़ाहिर ऐसा लगता है कि यार उनके पास पावर नहीं है। छोटे छोटे देश जैसे जो जाने जाते हैं अपने टूरिज्म के लिए, फॉर एग्जांपल यूएई। हम वी डोंट नो यूएई एज अ मिलिट्री डोमिनेंस कंट्री, हबीबी कम टू दुबई, बट आफ्टर नोइंग दिस यू विल नॉट गो टू दुबई इंशाल्लाह, ठीक है। कि यूएई जो जाना जाता है अपनी इन सारी अय्याशी, टूरिज्म, ठीक है, लिविंग अ गुड लाइफ, यू वोंट नो यूएई एज अ कंट्री दैट विल बी इन्वॉल्व इन मिलिट्री सेंस, और खास करके यूएन यूएस से पंगा लेना तो क्यों करेगा, ठीक है। बट जब अपना ज़ाती मफाद आता है ना तो ये देश वो भी करते हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल आता है हमको अभी जो लिबिया के अंदर सिचुएशन चल रही है, एंड वहाँ पर बेसिकली ना एक सिविल वॉर चल रही है बिटवीन अ मिलिट्री लीडर जिसने अपनी गवर्नमेंट डिक्लेयर कर रही है, हिज नेम इज़ खलीफा हफ्तार, और वहाँ पर यूएन अपॉइंटेड, जैसे भाई ने स्टार्ट में बोला था कि जहाँ हमें लगेगा कि यार यहाँ पे हमारे स्टैंडर्ड्स के हिसाब से पीस नहीं है तो हम हमारी खुद की गवर्नमेंट भी भेज देंगे, तो वहाँ पर यूएन की भी एक इंटरिम गवर्नमेंट है, ओके, या गवर्नमेंट ऑफ नेशनल अकॉर्ड्स जिसको कहते हैं। ये वो गवर्नमेंट है जिसको अपॉइंट किया यूएन के मेंबर्स ने, क्योंकि यूएन मेंबर स्टेट्स की उसके बिना, अग्रीमेंट के बिना तो कोई चीज़ होगी नहीं, तो मतलब यूएस, यूके, इन सारी स्टेट्स ने मिलकर एक गवर्नमेंट सेट की, ठीक है। और वहाँ पर एक सिविल वॉर हो रही है जहाँ पर खलीफा हफ्तार ने अपनी भी गवर्नमेंट लगा दी और उनके बीच में वॉर चली रही है, ठीक है। वो वॉर की पॉलिटिक्स क्या है, दैट इज़ नॉट आवर कंसर्न। आवर कंसर्न इज कि यूएई को जब अपना मफाद लगा कि लिबिया को फ़ायदा पहुँचाने में मेरा ज़ाती फ़ायदा है, तो यूएई, सूडान, जॉर्डन, दे वर वेरी, एंड टर्की ऑल्सो आई थिंक इज इन्वॉल्व इन दिस,
they were very much comfortable sending weapons, sending tanks, sending military to Khalifa Haftar. और ये किसके डिसीजन के अगेंस्ट कर रहे हैं? यूएन के। ओह यूएन। तो जब इनको अपने मफाद के लिए फायदा, अपने जाती फायदे के लिए अगर यूएन, यूएस और इन डोमिनेंट पावर्स से टकराना पड़े तो ये कर जाएंगे। तो इससे बज़ाहिर एक ही चीज है ना कि इनके लिए फलस्तीन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रायोरिटी नहीं है, फायदा नहीं हो रहा है, खर्चा हो जाएगा। हाँ, तो बात ये है, असल बात ये है, ठीक है। और अब यूएई क्यों नहीं कर रहा है, इसके लिए जानना ये भी जरूरी है कि आईमेक करके ना एक प्लान बोल सकते हैं आप इसको, विच मीन्स इंडियन मेडिटेरेनियन यूरोपियन कॉरिडोर। ये बेसिकली एक ट्रेड रूट बनने का बड़ा सा प्लान चल रहा है, जिसके अंदर इंडिया भी शामिल है, इसराइल, जॉर्डन, सऊदी, ये सारी चीज़ें शामिल है। इसके अंदर 2 आर्म्स है बेसिकली। देयर इज अ मैरीटाइम आर्म विच विल गो फ्रॉम द गल्फ टिल इंडिया, ठीक है, बाय सी, एंड सेकेंड आर्म इज बाय रोड जो यूरोप के थ्रू जाएगा, ठीक है। आई थिंक एक रेलवे ट्रैक भी बन रहा है विच विल गो थ्रू इजराइल एंड जॉर्डन, समझे। और ऑब्वियसली पैलेस्टाइन एंड जॉर्डन, फिलिस्तीन एंड जॉर्डन, वेरी करेक्ट। तो इसके अंदर ऑब्वियसली जहाँ पर भी तेल है तो वहाँ पर जो तेल का भूखा देश है, जो सुअर सूंघ के आ जाता है, वैसे यूएस है ही है, ठीक है। तो इसके अंदर पायोनियर यूएस ही है अगेन। तो आईमेक के अंदर यूएई भी शामिल है इस पूरे प्लान के अंदर, ओके। एंड बिकॉज यूएई कैन नॉट अफोर्ड टू लूज और गेट आउट ऑफ दिस एंटायर प्लान, और यूएसए इसका पायोनियर है, तो कहीं ना कहीं यूएई बोलते हैं यार क्यों लूँ मैं फिर पंगा, यूएस के बास्टर्ड चाइल्ड से पंगा लेके मेरा क्या फायदा है, आई डोंट वांट टू गो आउट ऑफ आईमेक। तो अगेन अपनी उस इमेजिनरी बाउंड्री को बचाने के लिए they have given up on basic morality. This is the problem with this nationalism and this. And just to highlight one more point I came across recently, कि सऊदी अरेबिया ने अपनी स्कूल बुक्स में से, जो मतलब एजुकेशन सिस्टम में जो उनकी स्कूल बुक्स प्रोवाइड कर रहे हो, तो उसमें से लास्ट ईयर दे वर प्रेजेंटिंग द मैप ऑफ पैलेस्टाइन, लाइक पैलेस्टाइन लिखा हुआ था उनके मैप में, जिस एरिया में पैलेस्टाइन है। दिस ईयर इट इज़ नॉट देयर। नॉट जस्ट दिस भाई, नहीं, ये तो बहुत सटल तरीके की, जैसे आप कह सकते हैं ना कि पहले से माइंड मैपिंग करे बच्चों की, कि वो लोगों के लिए कंसर्न ही ना रहे आगे जाके वो। So there was also a statement from Sheikh Sudais. वही exactly I'm coming to that. Alhamdulillah, कि this was using education for the coming generations to remove Palestine from their minds. बिल्कुल ठीक है, लॉन्ग टाइम प्लानिंग है ये, हाँ, ताकि आने वाली जनरेशंस को पता ना चले कि उनके बादशाह ने कैसे फेल किया मुसलमानों को, ठीक है। लेकिन जैसे आज के दौर में यूके के नौजवानों को पता नहीं होता है कि मतलब क्या क्या कांड करके आए यूके। तो अब इसके अंदर ना दे आर यूजिंग दिस फॉर द कमिंग जनरेशंस, और अल्लाह करे कि ये नाकाम हो। लेकिन अभी के जो लोग हैं ना, उनको भी तो साइलेंट करना है ना। बिल्कुल। और अभी जो पब्लिक ओपिनियन है ना, लोग अंधे नहीं हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के शुक्र से हमको अल्लाह ताला ने दिखा, इसीलिए तो हम यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं ना। बिल्कुल। तो लोग अंधे नहीं हैं, 100%। लोगों को दिख रहा है कि जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, एंड पब्लिक ओपिनियन इज हेवीली इन फेवर ऑफ पैलेस्टाइन एंड अगेंस्ट द पॉलिसी ऑफ सऊदी अरेबिया। तो हम लोगों को शांत कैसे करें? तो यहाँ पर दे हैव नॉट हेजिटेटेड टू यूज रिलीजन टू बी द रीजन फॉर मेकिंग पीपल कम। शेख सुदेस, द हेड ऑफ, मतलब क्या बोलूं, द हेड ऑफ मक्का, मस्जिद अल हरम के इमाम अल हरम, ठीक है, ये उनका बयान है जो एक्सप्लिसिटली ये कह रहे हैं कि फ़लस्तीन के बारे में आप बात नहीं करोगे। फ़लस्तीन एक फितना है, एक ट्रायल है, ठीक है। फ़लस्तीन आप लोगों को आपके हुक्मरान और स्कॉलर्स के खिलाफ कर देगा, तो फ़लस्तीन के बारे में जो डिसीजन है ना, वो आप अपने हुक्मरानों और स्कॉलर्स पर छोड़ दो। तो हुक्मरान ये डिसीजन ले रहे हैं, हाँ, बस यही बात है। सोचो, मतलब मिंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अब ये बयान होगा कि मुसलमानों की परेशानी एक फितना है। कितना मतलब कॉन्ट्रास्ट देखने मिलेगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि बुरा देखो तो पहले हाथ से रोको, और वो नहीं कर पाओ तो ज़बान से बोलो, और अगर वो भी नहीं कर पाओ तो दिल में बुरा जानो, और ये सबसे ईमान का लोवेस्ट दर्जा है। तो एक तरफ मेरा नबी है जो बोल रहा है देखते ही हाथ से पकड़ो, और एक तरफ शेख सुदैस से बोले डिस्कस ही मत करो। तो मैं किसकी सुनूं? और सिर्फ डिस्कस नहीं भाई, मतलब जो लोग उमरा में जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, हरम में जाके फ़लस्तीन के लिए दुआ कर रहे हैं, तो उनको भी अरेस्ट कर लिया जा रहा है। मतलब क्या बोलूँ अब इसके आगे मैं क्या बोलूँ? नहीं, चलो अगर ये नहीं भी हो रहा, लोग दुआ कर भी ले रहे, सो दुआ करने को डिसरिगार्ड नहीं किया जा रहा है।
लेकिन क्या उस होली साइट से, उस सबसे बड़े मेंबर से ये बात का आना मुनासिब है? हाउ डू वी रिकंसाइल विद इट? मतलब पूरी कौम को ना इतना बड़ा साइकोलॉजिकल सेटबैक है ये कि सोचना भी नहीं है, सोचो भी मत, एक्शन दूर की बात है। बिल्कुल। तो भाई इस पे सवाल नहीं उठता कि यार रिलीजन है और रिलीजन को इतना अपहोल्ड करने के बावजूद यहाँ पर करप्शन का इतना बड़ा इम्कान है? हाँ, मतलब आप सही बोल रहे हो कि लोग ये सवाल ज़रूर उठा सकते हैं कि अगर हम लोग इतने प्रो रिलीजन है और एक स्टेट के अंदर रिलीजियस स्टेट होनी चाहिए और मतलब बेसिकली रिलीजन पॉलिटिक्स में भी उसका से है। एक और बात, हम मॉरल सुपेरियोरिटी भी क्लेम कर रहे हैं ना? हाँ, मॉरल सुपेरियर, सही बोल रहा हूँ कि मॉरल सुपेरियोरिटी भी हम क्लेम कर रहे हैं। तो इसका जवाब मैं ये दूंगा भाई कि मैंने बहुत स्टार्टिंग में इसीलिए बोला था कि सऊदी को हम इस्लामिक अथॉरिटी नहीं मानते, 100%। लेजिटिमेट अथॉरिटी नहीं मानते। हमारे लिए और हर मुसलमान के लिए हुज्जत होना चाहिए अल्लाह, उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो अल्लाह ताला ने उनके ज़रिए हमें कुरान पहुंचा दिया, ठीक है। उसके बाद कोई कुछ भी बोले तो हाँ, करप्शन है, रिलीजियस स्कॉलर्स को यूज़ किया जा रहा है लोगों को गलत तरीके से इन्फ्लुएंस करने के लिए। वो इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि जिस अथॉरिटी को और जिस सिस्टम को हम लेजिटिमेट मानते हैं वो इम्प्लीमेंटेड नहीं है। बिल्कुल। क्योंकि अगर वो प्रॉपर सिस्टम ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ इस्लाम अगर इम्प्लीमेंटेड होता जो खिलाफत का सिस्टम है तो इस तरीके से करप्शन नहीं होता। बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि उनके उस सिस्टम के अंदर जो चेक्स एंड बैलेंसेस अल्लाह ताला ने दिए हैं ना, किसी के पास इतनी पावर ही नहीं जा सकती कि वो लोगों को इस तरीके से इन्फ्लुएंस करे। सही। अरे यार, ऐसे सिस्टम के अंदर जिसके अंदर एक इंसान जो कि उस देश का भी नहीं है, हज़रत सलमान अल फारसी रदी अल्लाह अन्हु, ठीक है, वो अरब में हज़रत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु जैसे इंसान को आकर ये पूछ सकते हैं कि आपने ये कुर्ता कहाँ से लिया। हालांकि हज़रत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु उस टाइम पर अमीरुल मोमिनीन थे, असली अमीरुल मोमिनीन, ठीक है, लीडर ऑफ द बिलीवर्स थे। और ऐसा भी नहीं कि इस्लाम कोई मगलूब शय थी, ठीक है, इस्लाम वॉज डोमिनेंट ओवर द एंटायर ईस्ट एंड द वेस्ट, ठीक है। तो वहाँ पर इतने बड़े नेशन के लीडर को और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की फजीलत और उनकी स्टोरीज तो हर कोई जानता है, ठीक है, इन पर उनकी अप्रोचेबिलिटी पर कोई क्वेश्चन नहीं उठा, ठीक है, उनकी फजीलत अलग है, ठीक है, अल्लाह उन पर लाखों रहमत बरसाए। और आज का मामला ये है ना, उनको आकर नहीं, हाँ हाँ बोलो बोलो। आज का मामला ये है कि मोहम्मद बिन सलमान को $1 मिलियन की वो सड़ी हुई पेंटिंग के लिए कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता जो Leonardo da Vinci क्या बोला? खरीदा है। अरे भाई, आज के मामले पर तो बाद में आएंगे। मैं यहाँ ये एस्टेब्लिश करना चाह रहा हूँ। नहीं, I just said that because people claim him to be the खलीफा। सही सही है, एग्जैक्टली। इसके अंदर मेन प्रॉब्लम क्या है ना कि आप देखो, एक डिफरेंस समझो कि यहाँ पर एक फारिस से आया हुआ इंसान हज़रत सलमान फारसी, हाँ पर्शिया, अभी के लोगों के लिए आकर लीडर ऑफ द बिलीवर्स को जो खुद अरब है आकर क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कितनी सारी चीज़ें टूट जाती है कि यार बाउंड्रीज अब डिसाइड नहीं करेगी कि आप क्वेश्चन करोगे या नहीं करोगे। आपकी नेशनैलिटी से फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, आपके ओहदे से स्पीच हाँ, लिबरल्स नहीं बताएंगे। हाँ एग्जैक्टली, आपके ओहदे से फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि अगर फजाइल की बात है ना तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो है उनकी वो ही वाज वन ऑफ द अर्लीस्ट मेंबर्स जिन्होंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो किया था। उनकी फजीलत किसी मुसलमान से ढकी छुपी नहीं है, ठीक है। तो उस इंसान को जाकर ये पूछना कि आपने ये कुर्ता कहाँ से लिया, क्योंकि माले गनीमत में लोगों को इतना इतना कपड़ा मिला था, आपने ये कुर्ता कहाँ से लिया, आपको इतना कपड़ा कैसे मिला, ये सवाल पूछना। और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला ने जवाब भी दिया। And this is the system itself which compelled Hazrat Umar to make his son answer on his behalf कि हाँ मेरा बेटा बताए। Exactly, and this is the system which gave that power to its citizen कि हम हमारे हुक्मरानों को इस हद तक क्वेश्चन कर सकते हैं, बिल्कुल, ठीक है। सुभान अल्लाह। सो आप डिफरेंस समझे, लोग जाकर पढ़े एटलीस्ट कि क्या होता है। और इसके बारे में इंशाल्लाह हम अगले वाले एपिसोड में बात करेंगे ज़रूर कि व्हाट इज दिस फिलोसफी ऑफ नेशनलिज्म एंड ऑल दीज करप्ट फिलोसफीज व्हिच आर कॉजिंग सच डिवाइड इन द वर्ल्ड। इंशाल्लाह यानी कंट्रीज की बात करते हुए एक और थोड़ा सा पॉजिटिव एस्पेक्ट, हमने इतनी नेगेटिव जो साइड्स थी, नेगेटिव नहीं मतलब हार्श रियलिटी जो थी हमने प्रेजेंट की है, तो उसके बरखिलाफ ये भी है कि यमन जैसा पावर्टी ट्रॉडन मुल्क इतनी बुरी तरीके से वॉर ट्रॉडन है, हालत डाउन है, बच्चे मालनरिश्ड है, ठीक है, लेकिन सच ए नेशन इज मेकिंग एन ओपन क्लेम टू फुली सपोर्ट पैलेस्टाइन इन इट्स कॉज, ठीक है, कि उसकी रिहाइश हो जाए जुल्म से, ऑपरेशन से, मतलब हर तरीके से जितना हो सके अपनी पूरी कुव्वत की है, शिप्स को रोका है, मिसाइल्स फायर किए, बट ऑन द कॉन्ट्ररी हु स्टॉप देम?
वी वेरी वेल नो, मोहम्मद बिन सलमान एंड हिज एलाइज। तो इंशाल्लाह इसको कंक्लूड करते हुए नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह जो हम लोग नरेटिव्स देखेंगे कि पैलेस्टाइन को लेके और तमाम चीज़ को लेके ग्लोबल एक जनरल क्या नरेटिव्स बने हुए हैं, इंडिया में के अंदर क्या नरेटिव बना हुआ है राइट विंग्स के थ्रू, और गोइंग फॉरवर्ड मुस्लिम्स के क्या नरेटिव होना चाहिए, इंशाल्लाह इसको कवर करेंगे। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।